हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्थाओं को कितने भागों में, कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि उनका वर्गीकरण देखेंगे और स्थानिक संगठन क्या होता है, कहाँ पर ये कार्य करता है। अब हमें अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि इस अर्थव्यवस्था का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उस मीनिंग को जानने के लिए हमें तीन शब्द चाहिए। उत्पादन, वितरण और खपत। ये कहाँ पर होगा? एक देश में, यानी कि एक देश का कितना उत्पादन हो रहा है, कितना वितरण हो रहा है और कितना खपत, यानी कि उसमें से जो निकल जा रहा है। ठीक है, यानी कितना उत्पादन हो रहा, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसमें कितना वितरण हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक देशों से दूसरे देशों के बीच में, और कितना उसका खपत हो रहा है, यानी कितनी वो चीज़ एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट हो रही है। उसी को क्या बोला जाता है? उसी के व्यवस्था को, इन तीनों यानी उत्पादन, वितरण एवं खपत की व्यवस्था को ही क्या बोला जाता है? अर्थव्यवस्था बोला जाता है। स्थानिक संगठन कोई दो व्यक्ति भी मिलकर स्थानिक संगठन कार्य शुरू कर सकते हैं, कोई दो ब्रांचेस मिलकर भी इसको शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आज इसी का ही अध्ययन करेंगे कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण क्या होता है और स्थानिक संगठन क्या होता है। मैंने अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा रूप आपको बता दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि आप भारत में रहते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। कैसी अर्थव्यवस्था? विकासशील। एक और कौन सी होती है इससे ऊपर? विकसित और एक होती है अविकसित। यानी कि मुख्य रूप से कितनी अर्थव्यवस्था होगी? 1, 2 और 3, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था। इन तीनों को किसने बांटा? सर्वप्रथम ये विश्व के रूप में बात हो रही है, तो प्रोफेसर, नाम यहाँ लिख देता हूं मैं, प्रोफेसर सौवी महोदय ने। किसने बांटा है? प्रोफेसर सौवी महोदय ने विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में बांटा है: विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था। अब हम इसे स्लाइड के रूप में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि स्लाइड शो के जरिए कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को कितने भागों में और कैसे बांटा गया है। देखते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किसने दिया है? प्रोफेसर सौवी महोदय ने। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला कौन सा है? प्रथम वर्ग के अंतर्गत आता है विकसित देश एवं विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरे के अंतर्गत आता है द्वितीय वर्ग विकासशील देश एवं विकासशील अर्थव्यवस्था। तीसरा क्या है? तृतीय वर्ग अविकसित देश एवं अविकसित अर्थव्यवस्था। अब इससे हमें ये पता चल गया कि विश्व की अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। विकसित देश एवं विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील देश एवं विकासशील अर्थव्यवस्था, अविकसित देश एवं अविकसित अर्थव्यवस्था। अब हम देखेंगे कि किन किन और इसके क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से इनको वर्गीकरण किया गया है। अब हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं। इसमें पहला है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बहुत मैटर करती है, क्योंकि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी वो देश उतना ही धनी होगा। उसकी जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, जीडीपी बहुत अच्छी होती है। दूसरा हम देखेंगे सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन बहुत वो एक देश के आर्थिक स्वरूप को सुधारने में बहुत कार्य करता है। तीसरा होता है राष्ट्रीय उत्पादन, कि एक पूरे देश में किसी खनिज का, किसी भी वस्तु का या किसी भी उत्पादित वस्तु का, कपड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, उसका पूरा ग्रोस प्रोडक्शन कितना हो रहा पूरे भारत
में उसका कितना उत्पादन हो रहा है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि भारत में कितना इसका खपत होगा और इसका कितना हम निर्यात दूसरे देशों से कर सकते हैं। जब भारत से दूसरे देशों को निर्यात करता है तो वो उस देश की करेंसी अपने देश के अंदर आती है, तो जिससे हमारी जीडीपी में बहुत अच्छा सुधार होता है। आगे देखते हैं अगला क्या है, उपभोग। कोई वस्तु का कितना उपभोग हो रहा है, यूज़ कितना हो रहा है, उसका भी बहुत आर्थिक महत्व होता है। आगे देखते हैं आर्थिक क्रियाओं के वर्ग। जो आर्थिक क्रियाओं के वर्ग होते हैं, उत्पादन, वितरण और व्यापार, ये सभी आर्थिक क्रियाओं के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कितना उत्पादन हो रहा है, कितना विनिर्माण हो रहा है, कितना उपयोग हो रहा है, ये सभी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं और यही अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को एक अच्छा स्वरूप प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं मनुष्य की कार्य निपुणता, कि मनुष्य यानी श्रम जो है भारत में मौजूद, वो कितना कार्य कुशल है। जितना निपुण होगा वो अपने कार्यों में, इतना अच्छा उत्पादन उस फैक्ट्री को मिलेगा, जिससे कि पूरे देश का आर्थिक व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार होगा। आगे देखते हैं परिवहन एवं व्यापार के विकास की स्थिति। परिवहन एवं व्यापार की अच्छी सी अगर सुविधा है, जहाँ पर उद्योग भी लगे हुए हैं यानी व्यापार भी है और परिवहन की सुविधा भी अच्छी है, तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था का सुधार बहुत अच्छा होता है। कि जहाँ पर देखा होगा आपने कि अगर परिवहन की सुविधा अच्छी है, व्यापार की सुविधा अच्छी है, तो वो विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं। अगर व्यापार की सुविधा है और परिवहन की सुविधा नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु नहीं जा सकती। जब वस्तु नहीं जाएगी तो करेंसी का एक्सचेंज नहीं होगा, और करेंसी का एक्सचेंज नहीं होगा तो आपको जीडीपी में सुधार नहीं देखने को मिलेगा, अर्थव्यवस्था को गिरते हुए दिखेगी, ग्राफ उसका नीचे आ जाता है, ये सभी कारण होते हैं। अगला देखते हैं, अगला है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रियाओं में सहयोग। जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रियाएं होती है कि भारत दूसरे देशों को कितना निर्यात करता है, कितना वो दूसरे देशों से आयात करता है, ये होती है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रियाएं, जिसमें भारत भी बहुत आगे है और दूसरे देशों की भी इसके अंतर्गत बात की जाती है। अगला देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति। कि प्राकृतिक संसाधन कोयला है, खनिज है, जो खनन द्वारा खानों से निकाले जाते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अगर भारत जैसे देश में या कहीं पे भी अच्छे से प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं तो वहाँ पर उस अर्थव्यवस्था को अच्छे से उभारा जा सकता है। अब जैसे कि हम कहें बात कि व्यापार है, परिवहन भी है, सब कुछ है, पर वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन से मतलब ये है कि आपको एक फर्नीचर की फैक्ट्री डालनी है तो आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, लकड़ी यानी कि पेड़ चाहिए। तो जब तक आपके पास पेड़ यानी कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है तब तक आप उस फैक्ट्री को नहीं डाल सकते, ये वाली बात, ठीक है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय उत्पादन, उपभोग, आर्थिक क्रियाओं के वर्ग, मनुष्य की कार्य निपुणता, परिवहन एवं व्यापार के विकास की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रियाओं में सहयोग और अगला है प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति। ये सभी अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण के आधार यानी बेस हैं, ठीक है। तो आपको इससे अच्छा समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको जैसे पढ़ने में सुनने में सही नहीं लगता हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि विकासशील देश, विकसित देश और अविकसित देश या अर्थव्यवस्था कैसे होती है, इसे किसे कहते हैं, कौन कौन से देश किस किस कैटेगरी में आते हैं, यानी विकसित देशों की कैटेगरी में कौन से आते हैं, अविकसित देश की कैटेगरी में कौन से आते हैं, विकासशील देश की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। तो अगला हम वो देखेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या विकसित देश की कैटेगरी में कौन कौन से देश आते हैं और उनकी क्या होती है, क्या क्या विशेषता होती है जिस वजह से वह विकसित देश कहलाते हैं या वह वहाँ की अर्थव्यवस्था विकसित कहलाती है। हम देखें, वह अर्थव्यवस्था जिसमें तकनीकी तथा विज्ञान के विकास के कारण आर्थिक विकास का स्तर बहुत ऊंचा
पाया जाता है। यानी कि ये दो चीज, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी और विज्ञान यानी साइंस के विकास के कारण, इन दोनों के कारण देश का आर्थिक विकास होता है, जिसके कारण वो एक अलग कैटेगरी में यानी विकसित देश की कैटेगरी में जा सकता है। अगर किसी देश में तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी और विज्ञान का क्षेत्र ऊंचा नहीं है, यानी कि वहाँ पर पुराने ज़माने के रूप में जो भी चीज़ें वो कार्य कर रहे हैं, तो वो देश कभी भी विकसित देश की कैटेगरी में नहीं आ सकता। अगर आपको अपने देश को विकसित देशों की कैटेगरी में ले जाना है या विकसित अर्थव्यवस्था को अपनाना है, तो आपको तकनीकी का विकास और विज्ञान के क्षेत्र में विकास करना ज़रूरी है। मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि अपने देश में ही, जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, अपन जो चीज़ें चाइना से आयात करते थे, अब हम उससे आयात करना बंद कर दिया है। अब हम, मोदी जी ये कहते हैं कि अपने घर पर ही यानी कि देश में ही बनाओ और देश में ही उपयोग करो। इससे क्या होगा कि तकनीकी का विकास भी होगा, विज्ञान का क्षेत्र में भी विकास होगा, और जो बेरोजगार थे उनको रोजगार भी मिलेगा, जिसकी वजह से अपना देश कहाँ पर ले जाना चाहते हैं, वो विकसित देश की कैटेगरी में। अभी अपना देश आपको पता है कि विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। वो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मैं इसको समझाने के लिए आपको उसका उदाहरण दे रहा हूँ। अब देखते हैं वह अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत तकनीकी तथा विज्ञान के विकास के कारण आर्थिक विकास का स्तर बहुत ऊंचा पाया जाता है, उसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, विकसित अर्थव्यवस्था। अब इसके अंतर्गत आने वाले देश कौन कौन से हैं, एक दो चार नाम आप याद रखिएगा। पहला कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, रूस, जापान और कनाडा। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत हाई है और जो विज्ञान के क्षेत्र में भी ये बहुत आगे हैं। ठीक है, अब इसकी देखते हैं हम क्या विशेषताएं क्यों देखनी पड़ती है, क्योंकि ये देश उन दूसरे देशों से अलग है। क्यों अलग है, वो इन विशेषताओं के माध्यम से समझ आएगा। इस अर्थव्यवस्था में कुशल कारीगर यानी श्रम, जो श्रमिक होते हैं, लेबर होते हैं, वो कैसे होते हैं, कुशल, यानी वो जो अपना कार्य है ना बहुत कुशलता से कर सकते हैं। इस अर्थव्यवस्था में कुशल कारीगर तथा तीव्र गति से विकसित प्राविधिकी पाई जाती है। जो विधि के उपलक्ष्य में एक और साइड में एक और जो यूज़ की जाती है, जैसे कोई एक विधि है उसके साथ में जो दूसरी विधि यूज की जाती है उसे प्राविधि कहते हैं। ये होता है दूसरी विधि। देखते हैं अपन इसकी विशेषताएं। व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय सफलता को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए उत्तम सामाजिक साधन एवं संगठन उपलब्ध होते हैं। यानी कि जो वहाँ के जो सामाजिक साधन है और संगठन है वो बहुत बड़े लेवल पे कार्य करते हैं, विश्व स्तर पर कार्य करते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पर जीवन स्तर उच्च पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में विकसित होते हैं। अभी मैंने बताया जब आप तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में विकसित होंगे तो आप सभी चीज़ अपने देश में निर्माण करने की कोशिश करोगे। जब निर्माण करने की कोशिश करोगे तो आपके पास क्या है, कुशल कारीगर है, यानी कुशल श्रम है। तो अब जब कुशल श्रम होगा तो वो अपना जीवन स्तर कैसा कर सकेंगे, उच्च। और वैज्ञानिक विकास चरमोत्कर्ष पर होता है, यानी बहुत ऊंचाई पर वैज्ञानिक विकास होता है। हर फील्ड में ये आगे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन विकासशील अर्थव्यवस्था। हाँ, अब देखते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। पहले अपन देखी विकसित अर्थव्यवस्था, अब देखते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। पहले अपन ने देखा था कि जिस देश में या जिस अर्थव्यवस्था में तकनीकी और विज्ञान क्षेत्र बहुत उच्चतम पाया जाता है तो वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब देखते हैं कि जो मध्यम वर्ग में पाया जाता है, तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में जो देश या जो अर्थव्यवस्था मध्यम रूप में पाई जाती है वो कौन से में आएगी, विकासशील। अभी डेफिनेशन देखते हैं अपन। वह अर्थव्यवस्था जिसमें तकनीकी तथा विज्ञान के विकास के कारण आर्थिक क्रियाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, अपितु विकास की ओर अग्रसर है, यानी कि उस ओर बढ़ रही है। पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई हमारी अर्थव्यवस्था है, जो कि अग्रसर है विकास की ओर, उसको क्या बोलते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, देखो, भारत, चीन, श्रीलंका, ब्राजील, मिस्र, यूनान, पेरू, बोलीविया आदि सभी देश किसके अंतर्गत आते हैं, विकासशील देश के या विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। भारत तो आप जानते ही हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था में, क्योंकि विकास की ओर अग्रसर है। चीन
श्रीलंका, ब्राजील, ये सभी भी किसके अंतर्गत आते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते। अब देखेंगे इनकी विशेषताएं कि इन देशों की या इन अर्थव्यवस्था की यानी विकासशील अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है। इसको आप भली भांति जानते हैं क्योंकि आपका देश यानी अपना देश भारत विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इस अर्थव्यवस्था के देशों में सामाजिक आर्थिक वातावरण आर्थिक विकास के अनुकूल नहीं है। यानी जो अर्थव्यवस्था का एक वातावरण होता है, सामाजिक आर्थिक वातावरण, वो आर्थिक विकास के अनुकूल नहीं है। यानी कि जो वातावरण यानी पूंजी, निवेश, उत्पादन, उपभोग ये सभी होना चाहिए, वो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, इन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र होती है। जनसंख्या की वृद्धि दर कैसी है हमारे यहाँ पर? तीव्र है। विश्व में कौन से स्थान पर आता है अपना देश? दूसरे जनसंख्या की दृष्टि में। पहला कौन सा है? अच्छे से जानते हैं आप, चीन। चीन के बाद कौन सा आता है? भारत, जनसंख्या की दृष्टि से। दूसरा, अगला देखते हैं, इन देशों में संसाधन की तुलना में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ये तो वही वाली बात है यहाँ पर कि 1 अनार और 100 बीमार। जनसंख्या जितनी है उतना संसाधन नहीं है, या जो संसाधन है उससे कहीं ज़्यादा हमारी जनसंख्या है। 121 करोड़ जनसंख्या है अपनी। इस लॉकडाउन के बाद तो बहुत बढ़ गई होगी। अगले आंकड़ा आएंगे तब देखते हैं, कहीं चीन से आगे नहीं निकल जाए अपन। ठीक है, 121 करोड़ जनसंख्या और दूसरा स्थान विश्व में लिए हुए है भारत, चीन के बाद। ठीक है, यहाँ पर संसाधन कम है और जनसंख्या अधिक है। अगला देखते हैं, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो घनत्व तो होना ज़रूरी है। अगर जनसंख्या कम होगी तो घनत्व कम होगा, और जनसंख्या अधिक होगी अगर देश की तो घनत्व भी ज़्यादा होगा ही। तो जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? विकासशील अर्थव्यवस्था में। जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता पाई जाती है। जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है आप जानते हैं? एक कृषि हो रही है, 100 एकड़ में कृषि हो रही है, और उस 100 में से 50 एकड़ तो वो अपने परिवार के लिए रखता है और 50 एकड़ का जो अनाज हो रहा है वो उसे सेल या व्यापार कर देता है। पर अब जो हमारे क्या हो गया है कि जनसंख्या अधिक हो गई है। पहले एक किसान के 4 बेटे हुआ करते थे और 100 बीघा खेत है, तो अब वो 100 बीघा खेत 25-25 बीघा में बढ़ जाता है क्योंकि उसके 4 बेटे, चारों बेटों को अपना हक चाहिए, अपनी ज़मीन चाहिए। तो जब वो 100 एकड़ की ज़मीन 25 एकड़ में आ गई, फिर उसके भी बेटे हुए, फिर वो 5-5-5 ऐसे करते करते उस 100 एकड़ की ज़मीन को आपने कहाँ पर ला के रख दिया? 1 एकड़ या 2 एकड़ में आके रह गई। अब आप ही सोचिए, जो 100 एकड़ में उत्पादन होता था, क्या वो 1 एकड़ या 2 एकड़ में हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे? सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते। जब व्यापार नहीं कर सकते तो ये क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं? राशि या पैसा। ठीक है, इसलिए इसको क्या होता है यहाँ पर? जीवन निर्वाह कृषि, यानी अपने ही जीवोपार्जन के लिए कृषि करता है कि मैं मेरा ही पेट भर लूँ तो बहुत है, व्यापार करना तो दूर की बात है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जनसंख्या अधिक होना। अगला देखते हैं, यह अर्थव्यवस्था पूंजी अभाव से ग्रसित है। पूंजी अभाव यानी कि पैसा गिरता जा रहा है। आज से 10 साल पहले देखें तो आप 1 रुपये के सिक्के को भी जानते थे, 50 पैसे को भी जानते थे, 25 पैसे को भी जानते थे। 25 पैसे में भी कुछ आता था, 50 पैसे में भी कुछ आता था और 1 रुपये में भी कुछ आता था। अब ये 1 रुपया यानी पैसा अपना मूल्य खो रहा है। अब 1 रुपये को कोई पूछता ही नहीं, अब तो सीधे 10 रुपये, 20 रुपये। बच्चे को भी पहले 1 रुपया देते थे तो बच्चा मान जाता था, अब उसको 1 रुपया दो तो ये क्या होता है, यूँ बोलता है। ठीक है, ये आप भली बाती जानते हैं कि पैसा अपनी वैल्यू खो रहा है। अगर आप देखें कुवैत में, वहाँ पर दीनार चलता है। क्या चलता है? दीनार चलता है। जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है वैसे वहाँ पर दीनार चलता है। वहाँ का 1 दीनार अपने यहाँ का कितना होता है? 220 रुपये लगभग। 1 दीनार कितने रुपए का हो रहा है? 220 रुपये लगभग। इसलिए गल्फ कंट्री में क्यों जाते हैं भारत के, अफगानिस्तान के, श्रीलंका के, नेपाल के लोग क्यों जाते हैं वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर पूंजी का अभाव नहीं है, वो पूंजी से ग्रसित देश नहीं है। वहाँ पर पूंजी की वैल्यू बहुत अधिक है। यानी कि 1 रुपया उनका अपने कितने रुपए के बराबर है? सीधी भाषा में समझे तो 220 रुपये के बराबर है। तो आप इससे अच्छे भलीभांति जानते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था किस अभाव से ग्रसित है? पूंजी अभाव से ग्रसित है। अब हम देखेंगे अगला, अविकसित अर्थव्यवस्था। अब हम देखते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था या अविकसित
देश कौन कौन से होते हैं या उसे क्या कहते हैं, जिसमें अभी अपने थोड़ी देर फिर पहले देखा था कि तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में जिनका बहुत अधिक विकास है वो विकसित, जिनका मध्य रूप से विकास है तो वो विकासशील, और जो कहीं जहाँ पर वैज्ञानिक तकनीकी का विकास हुआ ही नहीं है, मतलब शुरू भी नहीं हुआ, वो आते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था या अविकसित देशों की कैटेगरी में। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वह अर्थव्यवस्था जिसमें तकनीकी एवं वैज्ञानिक विकास नगण्य यानी न के बराबर होता है, नगण्य होने के कारण आर्थिक विकास नहीं हो पाया है, उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाया है, जहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः प्राथमिक उत्पादन से संबंधित है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक उत्पादन के क्षेत्र होते हैं, आप जानते हैं। तो ये जो होते हैं कृषि कार्यों में ही संलग्न होते हैं। कृषि कार्यों में भी कौन से, पुरानी पद्धति के आधार पर ही कृषि कार्य करते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी से, ट्रैक्टरों से, फार्मिंग से, अलग अलग सिंचाई पद्धतियों से ये फार्मिंग या कृषि नहीं करते हैं, पुराने तौर तरीकों से ही कृषि कार्य करते हैं। इससे संबंधित उससे अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहाँ पर मतलब मुख्यतः इनका क्या है, प्राथमिक उत्पादन से ही संबंधित होते हैं। जैसे कहाँ पर ये कौन कौन से देश हो सकते हैं, उष्ण मरुस्थलीय, शीत मरुस्थलीय, पहाड़ी क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में यह अविकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। उष्ण यानी गर्म बहुत, मरुस्थल है तो वहाँ पर जनसंख्या का अभाव पाया जाता है, और जो शीत मरुस्थल है वहाँ पर ठंड अधिक होने की वजह से न तो वहाँ पर कोई व्यापार पनप सकता है, न ही कोई मनुष्य आसानी से रह सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी रहना अनुकूल नहीं है, ये भौगोलिक स्थिति अनुकूल नहीं होने की वजह से प्रतिकूल होती है, तो जिस वजह से यहाँ के आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पर, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सदाबहार वन यानी कि वहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। अब जंगल में मानव निवास नहीं करते हैं, पशु पक्षी निवास करते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो इस वजह से इस क्षेत्रों में विकास हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति उनके अनुकूल नहीं है, इसलिए अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अब इनकी विशेषताएं देखते हैं अपन, कौन कौन सी विशेषताएं होती है इसमें देखते हैं। इस अर्थव्यवस्था में संसाधन उपयोग की अल्प विकसित तकनीकी का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी बताया जैसे कि वो प्राथमिक उत्पादन के रूप में ही कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, मुख्यतः मछली पकड़ना ये उनका कार्य होता है, जिससे कि उनकी थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था चलती है, जिससे थोड़ी बहुत उनको आमदनी होती है। वो अल्प विकसित तकनीकी, टेक्नोलॉजी, बहुत पुरानी तकनीकी के आधार पर व्यापार या कोई भी कार्य करते हैं। यहाँ पर साक्षरता एवं उच्च शिक्षा की कमी पाई जाती है। यहाँ पर साक्षरता एवं उच्च शिक्षा की कमी पाई जाती है। साक्षरता पढ़े लिखे लोग होंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे संसाधन ही उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, उच्च शिक्षा ही नहीं होगी, तो वहाँ पर साक्षरता की कमी पाई जाती है, उच्च शिक्षा की कमी पाई जाती है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति उनके अनुकूल नहीं है, स्कूलें खोलना संभव नहीं है, इस वजह से। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनकी सहभागिता नगण्य है। जब ये अपना खा के अपना ही पेट भर लें तो बड़ी बात है, ये दूसरे व्यापार या दूसरे देशों को आयात निर्यात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इतना उत्पादन ही नहीं कर पाते हैं कि किसी देश को निर्यात कर सकें, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनकी भागीदारी नगण्य होती है। चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं का लगभग अभाव पाया जाता है। मैंने बताया था आर्थिक जो उत्पादन के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। प्राथमिक में ये आते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था वाले, कि कृषि है, पशुपालन है, मछली पकड़ना है, ये सब प्राथमिक में आते हैं। चतुर्थक में कौन सा आते हैं, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, डॉक्टरी वाले होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ये सभी किसके चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में आते हैं, इसलिए ये वाली आर्थिक क्रियाएं नगण्य होती। कहाँ पर, अविकसित अर्थव्यवस्था में। अगला देखते हैं, यहाँ की प्राकृतिक दशाएं जिनमें विशेषतः जलवायु विकास के लिए अनुकूल नहीं है। प्राकृतिक दशा इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, विशेषतः क्या, जलवायु विकास। जलवायु जो है यहाँ पर क्लाइमेट इसका बहुत खराब रहता है। जैसे कि आपको बताया कि उष्ण मरुस्थल है तो वहाँ पर गर्मी ही गर्मी रहती है,
शीत मरुस्थल है, यानी वहाँ पर ठंड ही ठंड रहती है। और आगे देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी घर बनाना, उद्योग स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर 10 डिग्री और नीचे 10 डिग्री, यानी उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री तक बहुत तेज बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। बहुत गर्मी भी यहाँ पर पड़ती है और बहुत अधिक वर्षा भी होती है। गर्मी के कारण वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन और जंगल अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी उद्योग स्थापित करना संभव नहीं होता है। इसलिए ये जो विशेषतः इस क्षेत्र को जलवायु विकास के अनुकूल नहीं होने की वजह से ये सभी क्षेत्र अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब हम देखेंगे स्थानीय संगठन क्या होता है। अब हम देखते हैं स्थानीय संगठन क्या होता है। स्थानीय संगठन, उसकी परिभाषा ही जानेंगे। ज़्यादा इसके अंदर हमको उलझने की और ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं स्थानीय संगठन क्या होता है। संगठन यानी 2 व्यक्ति मिलकर किसी एक संगठन को स्थापित कर सकते हैं। कौन? 2 व्यक्ति मिलकर किसी एक संगठन को स्थापित करते हैं। और स्थानीय संगठन किसी क्षेत्र विशेष में पाया जाता है। स्थानीय संगठन किसी क्षेत्र विशेष में पाया जाता है। किसी क्षेत्र में समाज या समुदाय की क्रियाओं एवं प्रयोगों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थानीय प्रतिरूप जो वहाँ विकास करने वाले समुदाय तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है, वह स्थानिक संगठन कहलाता है। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि 2 व्यक्ति मिलके भी किसी एक संगठन को शुरू कर सकते हैं। संगठन का कुछ भी नाम हो सकता है। वो समाज के, प्रकृति के, उस सोसाइटी के, उस राज्य के, उस देश के हित में कार्य करते हैं, यानी कि उससे क्या लाभ होता है, लाभ प्राप्त करने के लिए या उस क्षेत्र को किसी हानि से बचाने के लिए उसका निर्माण किया जाता है किसी भी संगठन का। तो जो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं स्थानीय संगठन। किसी क्षेत्र में समाज या समुदाय की क्रियाओं, समाज भी हो सकता है, समुदाय यानी ग्रुप भी हो सकता है, कि क्रियाओं एवं प्रयोग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न, या तो समाज में उत्पन्न हो सकता है संगठन या समुदाय में उत्पन्न हो सकता है, उत्पन्न स्थानिक प्रतिरूप जो वहाँ विकास करने वाले, जो वहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य करने वाले समुदाय तथा पर्यावरण के मध्य, समुदाय और पर्यावरण के मध्य, कि पर्यावरण को भी हानि नहीं हो और मानव को पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध हो सके, ऐसी जो क्रिया कराता है, समुदाय को लाभ भी मिले और पर्यावरण को हानि भी न पहुँचे। इसलिए जो संगठन कार्य करते हैं, इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य कौन करता है? स्थानीय संगठन। उसी को समुदाय और पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है, वह क्या कहलाते हैं? स्थानिक संगठन कहलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।